बात, दो बातों की एक बात। जी जी अपनी बोलिए। एग्जाम की तैयारी करें हर बंदा एग्जाम की तैयारी करे, खुद को तैयार रखे, जो ही चांस मिले एग्जाम दे के निकल लो भाई पतली गली से। यही तरीका है यहाँ पे। हाँ, यही है, सही बात कर रहे हो। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं वो बच्चों है आप लोगों का एक तरह का। अच्छा जी, आज हम लोगों ने ओप्स जो है उसको स्टार्ट करना है। ठीक है। और ओप्स के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा। कहना है एक तरह का हम अबॉर्शन को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? अबॉर्शन को डिस्कस करेंगे। अबॉर्शन आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन लाजमी पूछता है। मैंने कभी भी ऐसा पेपर नहीं देखा। आप जितने भी पास पेपर देख लें, उनमें से किसी भी सीनियर डॉक्टर से पूछ लें जिन्होंने पेपर पहले दिए हुए हैं कि क्या अबॉर्शन में से क्वेश्चन आता है, वो ये कहेगा कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि अबॉर्शन से क्वेश्चन ना आता हो। अभी हम इंशाल्लाह अबॉर्शन को फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, इसके एमसीक्यूज, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, फिर उसके अलावा हम दूसरी जो चीजें होंगी उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे बच्चों कोई बंदा ये पूछता है कि अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताओगे अबॉर्शन की डेफिनेशन? हाँ जी बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ये बंदा पूछता है कि अबॉर्शन की हमें डेफिनेशन बताएं, तो आप क्या कहोगे कि अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ जी, आपने ये कहना होता है कि अगर एक तरह का अबॉर्शन को दो डेफिनेशन के लिहाज से हम याद करते होते हैं। एक जो अबॉर्शन की डेफिनेशन होती है जिसको आप याद कर सकते होते हो, आपने ये कहना होता है कि अगर कोई भी हमारे पास एक तरह का पेशेंट ऐसे आए और उसके अंदर आप ये देखो कि एक तरह का जो प्लेसेंटा है वो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले, क्या होगा, एक तरह का 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले पहले आपने कहना है कि वो एक तरह का, आपने कहना है कि फॉर एग्जाम्पल वही जो प्लेसेंटल प्रोडक्ट्स हैं वो एक तरह का यूट्राइन के जरिए आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, तो उसको आप कहते होते हो कि ये क्या होता है, एक तरह का आपने कहना अबॉर्शन है। कितना? 20 वीक से पहले पहले जब आपकी एक तरह की प्रेगनेंसी जो है वो एक तरह की टर्मिनेट हो जाए या फीटस की टर्मिनेशन हो जाए, तो इसको आपने क्या कहना है, अबॉर्शन कहना होता है। नंबर वन। नंबर टू इसकी डेफिनेशन है, वो ये डेफिनेशन होती है कि अगर फीटल का वेट 500 mg से कम है, एक तरह का 500 mg से कम है, तो आपने ये कहना है कि ये आपका भी एक तरह का उसी डेफिनेशन के अंदर आता है कि ये अबॉर्शन है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या कहा कि अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो क्या आपका एक तरह का अबॉर्शन है। तो अबॉर्शन के अंदर आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि अबॉर्शन बिफोर 20 वीक, क्या होता है एक तरह का बिफोर जो है वो 20 वीक, अगर फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये जनाब इसकी क्या होती है, एक तरह की डेफिनेशन होती है बच्चों, 20 वीक से पहले पहले। नंबर टू आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बर्थ वेट जो है, फीटल का जो वेट है वो 500 ग्राम से कम है, 500 ग्राम से क्या एक तरह का कम है, तो आपने कहना है कि एक तरह का इसको भी आपने क्या कहना है कि ये अबॉर्शन के अंदर आता है। देखें, दो तरह के अबॉर्शंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका जो अबॉर्शन होता है उसको आपने कहना होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन, और एक आपका अबॉर्शन वो होता है जिसको आप कहते हो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन वो अबॉर्शन होता है जिसको फॉर एग्जांपल आपने ये कहना है कि मेल फीमेल कपल मिलके खुद करवाएं कि हाँ जी जनाब हम अबॉर्शन करना चाहते हैं। स्पोंटेनियस अबॉर्शन वो अबॉर्शन होता है जो कि आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि जो अनवांटेड अबॉर्शन होता है, मतलब कि माँ बाप नहीं चाहता कि हाँ जी जनाब इस तरह का कोई सीन हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता एक बंदे हैं वो जनाब, उन्होंने एक फीमेल है उन्होंने कंसीव किया है और उसके बाद अगर किसी फीमेल का अबॉर्शन हो जाता है, तो उसको आपने क्या कहना होता है कि एक तरह का ये वाला जो अबॉर्शन होगा वो आपका जो अनवांटेड अबॉर्शन होगा उसको आप क्या कहते हैं, एक तरह का स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो आपने कहना एक जो होता है वो आपका होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, और दूसरा क्या होता है, एक तरह का इंड्यूस्ड अबॉर्शन होता है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन वो होता है जो कि जनाब आपने कहना है वांटेड, आपने कहना है कि जो खुद पेरेंट्स चाहते हैं। ये आपने क्या कहना है, एक तरह का अनवांटेड, क्या होता है, एक तरह का अनवांटेड। अब देखें, यहाँ पर आपको नेक्स्ट इस बात का पता होना चाहिए कि अगर जैसा कि मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल आपका अबॉर्शन क्या है, आपने कहना है कि अबॉर्शन का आप ये कहते हो कि 20 वीक से पहले पहले अगर फॉर एग्जाम्पल एक तरह की मतलब कि प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, अबॉर्शन कहोगे। और जो अनवांटेड होगा जिसमें पेरेंट्स नहीं चाहेंगे वो आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए 20 वीक की बात करते हैं बच्चों, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि 20 वीक की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कितने ट्राइमेस्टर्स आते हैं?
कितने ट्राइमेस्टर्स आते हैं 20 वीक के अंदर? आपके तकरीबन 1.5 तक की बात आ जाती है ना बच्चों। 20 वीक है, एक ट्राइमेस्टर के अंदर कितने वीक आते हैं? शाबाश, 20 वीक ही है ना। तो एक ट्राइमेस्टर के अंदर कितने वीक आते हैं? अगर कोई बंदा ये कहे कि हाँ जी जनाब एक ट्राइमेस्टर के अंदर कितने वीक आते हैं, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि 12 तक आपका एक ट्राइमेस्टर के अंदर आते हैं, ऐसे ही है। अगर आपसे कहा जाए कि 12 वीक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या आता है? एक ट्राइमेस्टर आता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ऊपर वाले कितने रह गए? 8 वीक्स, वो किस में आते हैं? आपके सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर आते हैं। लेकिन क्या ये पूरे का पूरा सेकंड ट्राइमेस्टर पूरा होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो आपके अबॉर्शन के जो चांसेस होते हैं वो किस ट्राइमेस्टर के अंदर होते हैं बच्चों, तो आपने कहना है कि मोर देन 80% जो चांसेस होते हैं अबॉर्शन के, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कहना है मोर देन 80% जो चांसेस होते हैं वो किस में होते हैं? आपने कहना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होते हैं। अब देखें, जैसा कि मैंने कहा कि अबॉर्शन क्या है, आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अनवांटेड एक तरह का टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो आपका बिफोर आपसे ये कहा जाए कि 20 वीक से हो जाए, तो इसको आप क्या कहते हैं? एक तरह का अबॉर्शन कहते होते हैं। आपने कहना है कि एक होता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, आपने कहना है कि दूसरा होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वो होता है जिसमें फीमेल या कपल्स नहीं चाहते होते। इंड्यूस्ड अबॉर्शन ये होता है जिसमें फैमिली खुद चाहती होती है कि एक तरह का हम अबॉर्शन करवा लें, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन जो अबॉर्शन जो देखा जाता है वो किस देखा जाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर देखा जाता है। अब हम आते हैं कि कॉजेज क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। यहाँ पर अब आप लिखोगे कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चों, जब हमने रिस्क फैक्टर्स की बात करनी है, परेशानियों में जो भी जेहन के अंदर क्वेश्चन हो आपने खुला होकर पूछना, परेशान नहीं होना, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या है बच्चों? अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि एक तरह का ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है, ये बात अपने जहन में रखिएगा कि अगर वो ये कहते हैं कि आपके पास एक कपल आता है, ठीक है, और उसके अंदर वो ये कहते हैं जब आप हाउस जॉब करोगे या हॉस्पिटल के अंदर बच्चों कहेंगे ना, तो एक अगर आप पीड्स के अंदर काम करते हो ना, तो पीड्स की इमरजेंसी के अंदर जब हो आप, उस वक्त कभी कभी आपको गायनी वार्ड के अंदर भी जाना पड़ता है, सॉरी गायनी ओटी में भी जाना पड़ता है। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि बाज औकात जो गायनी के सर्जन होते हैं वो पीड्स वालों को ये लिखते हैं कि हाँ जी जनाब एक फीमेल है जिसके पहले 4 से 5 पांच दफा वो प्रेग्नेंट हुई है, पांचों उसके बच्चे जो हैं उसकी डेथ हो गई है, अब उसकी डिलीवरी होने वाली है, और ये जो बेबी है वो प्रीशियस बेबी है। प्रीशियस बेबी का मतलब क्या होता है? प्रीशियस बेबी का मतलब ये होता है कि अगर किसी के घर के मतलब कि एक फीमेल है, उन्होंने जनाब 4-5 दफा वो प्रेग्नेंट हुई और 4-5 दफा ही वो एक तरह का उसका मिसकैरेज हो गया, आप ये देखते हैं। तो अब क्या है, वो आपके पास आता है, वो कॉल लिखते हैं कि एक तरह का जल्दी आइए, ताकि अगर किसी तरह की कोई भी इमरजेंसी होती है तो आप देख लोगे। जब आप हॉस्पिटल के अंदर काम करोगे बच्चों तो आप खुद जाया करोगे, आप देखोगे ठीक हो गया बच्चे पीड्स वार्ड के अंदर वो जाएंगे, या आप लोगों के साथ ऐसा वाकया होगा। तो अब देखें, जो प्रीशियस बेबी की मैं बात कर रहा हूँ, आपसे अगर कोई बंदा ये पूछे कि ये जो इतना ज्यादा दफा अबॉर्शन हुआ है, रिकरेंट जो मिसकैरेज हुआ है एक तरह का, वो भाई इसकी वजह क्या है, तो आपने पता क्या कहना होता है? ये आपका एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन होता है और ये वाइवा के अंदर भी पूछा जाता है। जब आप उधर होगे तो वहां से आपके सीनियर भी पूछेंगे कि बच्चों मुझे ये तो बताओ कि ये जो आपका रिकरेंट जो मिसकैरेज हो रहा है या एक तरह का इसके अंदर ये देखने को मिल रहा है, तो इसकी मेन वजह क्या है? आपने कहना है कि इसकी जो मेन वजह है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्या होता है? एक तरह का क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ये आपका मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी होती है। अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है वो कौन सा है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो कौन सा होता है? आपने कहना है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ये आपने याद करना है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। ये आपका एक तरह का मोस्ट कॉमन होता है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो हम देखते होते हैं वो क्या होते हैं कि आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखते होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, सबसे ज्यादा आपके चांसेस होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। ये आपने याद करना है। उसके अलावा तो आपसे अगर कोई पूछा रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो आपने क्या कहना है? आपने कहना कि आपका एक तरह का रिस्क फैक्टर्स के अंदर एक जो बात आती है आपने कहना है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आती है। दूसरी क्या आ सकती है? देखो बच्चों, दूसरी ये बात आती है जिसको हम कहते होते हैं मिटरनल फैक्टर्स। मिटरनल फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि माँ की वजह से कुछ कुछ आपके एक तरह के कॉजेज हो सकते हैं। कौन से मदर के कॉजेज हो सकते हैं? अब आप खुद सोचें बच्चों, एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता होता है, समझ आ रही है? वो एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह पूछता होता है, किसी बंदे को एसएलई की डिजीज का पता है कि एसएलई की डिजीज क्या होता है? शाबाश, एसएलई की डिजीज का आपको पता होगा कि हाँ जी जनाब एसएलई की एक डिजीज होती है जिसके अंदर बटरफ्लाई रैश बनता होता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जनाब आप ऑटोइम्यून डिजीज होती है ये, इसके अंदर जनाब टंग के अंदर अल्सर बनना हो शुरू हो जाते हैं, ओरल कैविटी के अंदर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं, आपके ब्लड भी इन्वॉल्व होता है, मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं।
अब आप लोगों ने ये कहना है कि एक एग्जामिनर इस तरह पूछता होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऐसी फीमेल आती है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी फीमेल आती है जिसके अंदर हिस्ट्री है रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ मिसकैरेज, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ मिसकैरेज, वो ये कहते हैं कि हाँ जी जनाब एक फीमेल आपके पास आती है जिसके अंदर आपका एक तरह का रिकरेंट हिस्ट्री जो है वो जनाब आपकी एक तरह की मिसकैरेज की है, तो आप इसको क्या कहते हो? आपने ये कहना है कि पहले नंबर पे जो कॉज हो सकता है वो क्या है, एक तरह का आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का पहले नंबर पे जो कॉज है वो तो है क्रोमोसोमल आपका एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होता है, आपने कहना है दूसरे नंबर पे अगर कोई भी एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछे, अ फीमेल प्रेजेंट टू यू विद रिकरेंट मिसकैरेजेस, इस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और ये कई दफा आता भी है, रिकरेंट मिसकैरेजेस, ठीक है बच्चों, नंबर वन। उसके बाद वो ये कहे कि विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड आल्सो हैज द हिस्ट्री ऑफ अ स्ट्रोक, व्हाट इज योर डायग्नोस? बच्चों किसी को पता है ये क्या होता है आपका? शाबाश, अगर कोई बच्चा मुझे बताना चाहे। अगर एक फीमेल है जिसके अंदर रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ द मिसकैरेज है, डीवीटी उसके अंदर वो देखते हैं और उसके बाद स्ट्रोक है, शाबाश शिराज बच्चे, तो आप इसको कहते होते हो कि ये आपका एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक तरह का एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है। तो एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम के बारे में भी आप डिस्कस करोगे कि इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक तरह का आपका मिसकैरेज अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे मोस्ट कॉमन कॉज क्या था बच्चों? आपने कहना है कि मोस्ट कॉमन कॉज के अंदर आता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि मदर के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके एक तरह के आपके आपने कहना है कि मदर के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके एक तरह के अबॉर्शन करवा सकते हैं। मदर के अंदर एक जो डिजीज होती है जो कि अबॉर्शन करवा सकती है वो क्या होती है? आपने कहना है कि एक डिजीज होती है जो आप कहते हैं एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, ये आपकी एक तरह की करवा सकती होती है। दूसरी कौन सी डिजीज होती है जो कि करवा सकती है बच्चों? आपने ये कहना है कि आपकी और जो डिजीज होती हैं वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी के अंदर अगर माँ के अंदर हिमाटोलॉजिकल डिजीजेस है बच्चों, एक क्वेश्चन आता होता है कि फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन, क्या कहते हैं एक तरह का फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन, फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन, ये आप लोग हिमाटोलॉजी के अंदर फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करोगे कि फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। देखें बच्चों, आपने ये कहना होता है कि फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन जो होती है इसकी वजह से भी क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो आपके एक तरह के अबॉर्शन के जो चांसेस होते हैं वो एक तरह के बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपने कहना है कि प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, प्रोटीन सी डेफिशिएंसी या प्रोटीन एस डेफिशिएंसी, बच्चों ये भी आप हीमाटोलॉजी के अंदर पढ़ोगे बच्चों फुल डिटेल के अंदर। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखो प्रोथ्रम्बिन एंड एंटी थ्रम्बिन फैक्टर, कौन से आपके? प्रोथ्रम्बिन प्लस आपके क्या होता है एक तरह का एंटी थ्रम्बिन फैक्टर कहते होते हैं, ये भी क्या करवाते हैं आपकी एक तरह का आपकी बॉडी के अंदर अबॉर्शन करवा सकते हैं। ये सारी के सारे जो इश्यूज हैं वो किसके साथ लिंक करते हैं? आपके हिमाटोलॉजिकल डिजीज के साथ। अगर माँ को इनमें से कोई ना कोई हिमाटोलॉजिकल डिजीज है, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे माँ को कोई ना कोई हिमाटोलॉजिकल डिजीज है, इसको अभी हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हैं ताकि आपका क्लियर हो सके। देखो बच्चों, आप ना हिमाटोलॉजिकल डिजीज के अंदर इस तरह पढ़ते होते हो कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है फैक्टर 5, ये क्या होता है एक तरह का फैक्टर 5 है। फैक्टर 5 को जो इनहिबिट करता होता है ना, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस जो होता है वो फैक्टर 5 को इनहिबिट करता है। अब आप खुद सोचें, अगर फैक्टर 5 खुद ब खुद म्यूटेड हो चुका है, फैक्टर 5 के अंदर म्यूटेशन हो चुकी है, तो क्या फिर आपका प्रोटीन सी और प्रोटीन एस फैक्टर 5 को इनहिबिट कर सकेगा? ये बताइएगा बच्चों, क्या फैक्टर 5 को इनहिबिट कर सकेगा? अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है तो क्या आपका प्रोटीन सी और एस जो होगा वो फैक्टर 5 को एक तरह का इनहिबिट कर सकेगा? बच्चों आपने कहना है कि फैक्टर 5 को इनहिबिट नहीं कर सकेगा, जिसके नतीजे में आप ये देखते हो कि इस बंदे के अंदर फैक्टर 5 का जो लेवल होता है वो एक तरह का बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फैक्टर 5 का लेवल बढ़ जाएगा तो आप क्या देखोगे? आप कोआगुलेशन देखते हो, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 5 को फैक्टर 5 कहते हो, आप क्या देखते हो? एक तरह का कोआगुलेशन देखते होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अब आपको पता है कि फैक्टर 5 को जो इनहिबिट करता था उसका नाम क्या था बच्चों? फैक्टर 5 को जो इनहिबिट करता था उसका नाम क्या था? शाबाश ये बताएं। प्रोटीन सी और एस था। अगर प्रोटीन सी और एस दोनों ही नहीं है तो फिर क्या होगा? फैक्टर 5 का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑटोमेटिक की बात है, सिंपल सी बात है कि फैक्टर 5 का लेवल बढ़ जाएगा। जब फैक्टर 5 का लेवल बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से आपकी फिर क्लॉटिंग होगी कि नहीं होगी? क्लॉटिंग होगी। और अगर माँ के अंदर रिकरेंट क्लॉटिंग हो रही हो तो इसकी वजह से भी क्या आप देखते हो? अबॉर्शन देखते होते हो। समझ आ गई है? तो सबसे पहले अभी हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले बच्चों हमने देखा कि अबॉर्शन है क्या। हमने कहा कि अबॉर्शन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर 20 वीक से पहले पहले प्रेगनेंसी जो होती है वो एक तरह की टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, नंबर वन।
नंबर टू, हमने ये कहा कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 500 mg से जो वेट है वो अगर कम है तो उसके अंदर हम ये देख सकते हैं। नंबर थ्री, आपने कहना होता है कि इसके अंदर सबसे जो बड़ा कॉज होता है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, ये सबसे बड़ा कॉज। उसके बाद आपने कहना कुछ आपके एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होती है, जो कि आपकी एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज होती है, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज होती है, वो भी करवा सकती है। फिर आपने कहना कि माँ की कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है। माँ का क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर माँ के अंदर आप ये देखो कि किसी भी माँ के अंदर फैक्टर 5 का प्रॉब्लम है, उसके बाद आपने कहना प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी है, या अब आप खुद देखें इन दोनों कंडीशंस के अंदर क्या हो रहा है। अगर किसी के अंदर फैक्टर 5 की म्यूटेशन है तो क्या होगा, आपको पता है जब फैक्टर 5 की म्यूटेशन है तो फैक्टर 5 टूटेगा नहीं। जब फैक्टर 5 नहीं टूटेगा तो फैक्टर 5 का लेवल बढ़ जाएगा। जब फैक्टर 5 का लेवल बढ़ जाएगा तो कोगुलेशन ज्यादा होगी। ओके, गुड हो गया। दूसरे नंबर पे अगर प्रोटीन सी और एस नहीं होगी तो क्या होगा, आपने कहना है कि फैक्टर 5 इनहिबिट नहीं होगा। जब फैक्टर 5 इनहिबिट नहीं होगा तो फैक्टर 5 का लेवल बढ़ जाएगा। तो दोनों कंडीशंस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हाइपर कोआगुलेशन देख रहे हैं। तो अब आपने क्या कहना है कि जब आपकी हाइपर कोआगुलेशन आप ज्यादा देखो तो उस वक्त भी क्या होता है कि आपके जो मिसकैरेज है और अबॉर्शन के जो चांसेस होते हैं वो एक तरह के ज्यादा देखने को मिलते होते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या। देखिए बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एनाटॉमिकल इश्यूज हो माँ के अंदर, किसी ना किसी तरह के एक तरह का कोई भी एनाटॉमिकल इश्यूज हो, कौन से एनाटॉमिकल इश्यूज, ये भी करवाते होते हैं। देखिए बच्चों, एनाटॉमिकल इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि जो एनाटॉमिकल इश्यूज होते हैं, अगर मुझे पानी को यार, कि एनाटॉमिकल इश्यूज के अंदर क्या होता है, आपने कहना है कि अगर आपका जो बच्चा होता है वो कहाँ पे आपका प्लेस होता है, शाबाश, इम्प्लांटेशन कहाँ होती है बच्चे की, आप खुद बताएं। आपके जो बच्चा, कोई भी बच्चा होगा वो कहाँ पे इम्प्लांट होगा, यूट्रस के अंदर होगा। तो आप एक लम्हे के लिए खुद सोचें कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी मदर के अंदर जो यूट्रस है वही सही तरह नहीं बनी हुई, क्या एक तरह का पहले नंबर पे आपने कहना है कि यूट्रस एबनॉर्मल है, यूट्रस के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो क्या बच्चा ये सही तरह आप पे एक तरह का रह सकेगा, आपने कहना नहीं रह सकेगा। ठीक है, तो आपने कहना है यूट्रस की अंदर किसी तरह की कोई ना कोई एक तरह की एबनॉर्मेलिटी। दूसरे नंबर पे आपने ये कहना होता है कि एक तरह का बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल जो सर्विक्स होती है अगर वो आपकी प्रॉपरली एक तरह का, अब देखें सर्विक्स क्या काम करती होती है। अगर बच्चों आपने ये कहना है ना, जस्ट इमेजिन करें ये एक तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये जनाब आपका यूट्रस, उसके बाद ये सर्विक्स इस तरह है, उसके बाद ये वजाइना है। सर्विक्स पहले क्या होती है, एक तरह की नैरो होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगी सर्विक्स, आपने कहना है कि उसके बाद क्या होती है, एक तरह की डायलेट होती है। उसके बाद क्या होती है, एक तरह की डायलेट होती है। पहले नंबर पे सर्विक्स क्या होती है, नैरो होती है, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे बच्चा पड़ा हुआ है, अब आपने खुद मुझे बताना है, जब यहाँ पे बच्चा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सर्विक्स है वो नैरो ना रहे, डायलेट हो जाए, तो बच्चा नीचे की तरफ आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। तो आपने कहना है कि इनकम्पिटेंट सर्विक्स, जब आपकी जो सर्विक्स है वो सही तरह काम ना करे, तो आपने कहना नंबर 2 के ऊपर क्या हो सकता है, एक तरह का इनकम्पिटेंट एक तरह का सर्विक्स होती है। ठीक है बच्चों, तो नंबर 2 के ऊपर आपने ये बात करनी है। पहले नंबर पर अगर यूट्रस ही सही तरह नहीं है तो बच्चा सिंपल सी बात है सही तरह ग्रो ही नहीं करेगा, अबॉर्शन होगा। दूसरे नंबर पे क्या है, आपने कहना इनकम्पिटेंट सर्विक्स, कि सर्विक्स जो है वो एक तरह की सही तरह नहीं बनी हुई। तीसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि अगर सर्विक्स के अंदर कोई भी एक तरह की इंजरी हो गई है, सर्वाइकल इंजरी, ये आपने कहना है सर्विकल सर्विकल इंजरी, ये आपने कहना है यहाँ पे कोई ना कोई इंजरी हो गई है। तीसरे नंबर पे बच्चों आपको एक पता है कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जनाब आपका सर्वाइकल कार्सिनोमा करवाता होता है, उसका एक्सपोजर करवाता है। अगर आप कल वाले लास्ट लेक्चर्स ऑफ गायनाकोलॉजी के अंदर जाओ तो आपको मैंने बताया था कि एक ये सब्सटेंस जिसका नाम होता है DES, इसका अगर एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा करवाओगे तो सर्वाइकल कार्सिनोमा हो सकता है। तो आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल किसी मदर के अंदर DES का जो एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब देखो कि DES अगर आपका ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होगा तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सर्वाइकल रीजन होता है, सर्विकल रीजन होता है, वो सही तरह काम नहीं करता, जिसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों, आप लोगों ने कहना अबॉर्शन हो सकता है। दूसरे नंबर पे आपने कहना कुछ एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजीजेस। कौन सी एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजीजेस बच्चों, देखें एंडोक्राइनोलॉजी डिजीजेस के अंदर आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि अगर फॉर एग्जांपल माँ को डायबिटीज मेलाइटिस है, मतलब माँ इवन तक के प्रेगनेंसी के अंदर भी शुगर को मेंटेन नहीं करती, उसके बाद अगर माँ की एज जो है वो ज्यादा है, देखें बच्चों विद पैसेज ऑफ टाइम, अब आपने दो बातें अपने जहन के अंदर रखनी है। पहले नंबर पे ये बात अपने जहन के अंदर रखो कि वो फीमेल जो कि एक तरह का 25 के अंदर अंदर मैं एक जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ कि 24 to 25 के अंदर एक तरह की अगर वो शादी करती है तो उसके अंदर अगर उनका ये प्लान है कि हाँ जी जनाब अभी हमने बेबी को मतलब कि एक तरह का बेबी कंसीव करने का अगर उनका प्लान है, तो उनका जो बेबी होगा वो हेल्दी होगा एज कम्पेयर टू उस पर्सन के जिस फीमेल की उम्र जो है वो
35 to 40 है। बात की समझ आई कि नहीं आई? अगर आप कुछ भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के डिजीजेस पढ़ो तो उसमें से मोर देन 90% हर बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये उन फीमेल के अंदर ज्यादा होता है जिनकी एज ज्यादा हो, और ज्यादा एज के अंदर अगर बेबी पैदा किया गया हो, मतलब 35 के अंदर 40 के अंदर अगर बेबी पैदा करने की कोशिश की जाए तो उस वक्त क्या होता है कि बच्चे के अंदर अबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती होती है। लेकिन अगर कोई फीमेल ऐसी आती है जो यंग है, जिसकी उम्र 20 to 25 है, 26 है, 27 है, अभी वो अभी फॉर एग्जाम्पल उनका प्लान है कि वो बेबी प्लान करते हैं, तो उनका जो बेबी होगा वो हेल्दी होगा, वो ठीक होगा, उसके अंदर जो अबनॉर्मेलिटी के जो चांसेस होते हैं वो एक तरह के ज्यादा होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि उम्र के साथ साथ जो है वो जनाब आपके अगर ओल्ड एज के अंदर कोई शादी करता है और उसके बाद उनका प्लान कर बनता है कि हाँ जी जनाब अब मैंने एक बेबी करना है, तो उस वक्त जो बेबी पैदा होगा उसके अंदर कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी हो सकती है। उसकी जब अबनॉर्मेलिटी होगी तो आप क्या कहते होते हो? आपने ये कहना है कि अगर आप डाउन सिंड्रोम अभी ओपन कर लो ना बच्चों, डाउन सिंड्रोम के अंदर ये एक लिखा हुआ है कि एडवांस्ड एज। एडवांस एज का मतलब क्या है? एडवांस एज का मतलब ये होता है कि अगर माँ की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है तो डाउन सिंड्रोम होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब डाउन सिंड्रोम के जो चांसेस हैं, और डाउन सिंड्रोम के बहुत सारे जो पेशेंट है उनके अंदर अबॉर्शन आप देख सकते हो, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि एडवांस एज, एडवांस एज का मतलब क्या है? अगर माँ की उम्र जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, 35 40 के अंदर माँ जो है वो प्लान करती है बेबी का। आगे आप देखें, आगे क्या हो सकता है? आपने ये कहना होता है कि हाइपोथायराइडिज्म, क्या कहते हैं एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म, क्या कहना है एक तरह का हाइपोथायराइडिज्म। बच्चों जो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है उसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। और अगर माँ के अंदर प्रोजेस्टेरोन की ही कमी हो जाए, प्रोजेस्टेरोन उतना पैदा ही नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? एक तरह का अबॉर्शन देखने को मिलता होता है। और कॉजेज क्या होते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं अदर, अदर के अंदर बच्चों आपने अपने जहन के अंदर ये बात रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर माँ के पेट के अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है, पाकिस्तानी हर फिल्म के अंदर ड्रामे के अंदर एक ही होता है कि माँ सीढ़ियों से गिरी और बचा गया, ठीक हो गया। तो आपको क्या हुआ? चलो इतना तो शुक्र है कुछ पता चल रहा है कि ट्रॉमा होना, तो आपने कहना है कि मैटरनल ट्रॉमा, ठीक है, मैटरनल ट्रॉमा। उसके बाद आपने कहना है कि अगर माँ को एक तरह की कोई ना कोई यूटीआई या एक तरह का आप ये देखते हैं कि कोई ना कोई एक तरह की इन्फेक्शन हो जाती है, आपने कहना मदर को इन्फेक्शन हो जाती है। तीसरे नंबर पे आपने कहना है कि अगर माँ जो है वो सूटा लगाती है तो सूटे की वजह से भी हो सकता है तंबाकू यूज कर, मतलब कि सिगरेट स्मोक। उसके बाद आपने कहना है अल्कोहल, अल्कोहल पियानी, ठीक है, कैफीन इनटेक, ये आपका क्या करते हैं? ये एक तरह का कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि करवा सकते हैं। अब देखें, एक फैक्टर जो होता है वो कौन सा होता है? ये लिखें फीटल फैक्टर, फीटल फैक्टर जो कि आपका अबॉर्शन करवाता है। फीटल फैक्टर के अंदर बच्चों ये लिखना है कि अगर बच्चा ही एनाटॉमिकली सही नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चे का सर ही नहीं बना, अनएंसेफेली है, ठीक हो गया। अगर आप ये देखते हो कि एक तरह का माइलोमेनिंजियोसील है, अगर आप देखते हो कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे के अंदर क्या है, आप देखते हो कि एक तरह का जो बच्चा है उसके अंदर आप ये देखते हो कि एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस के अंदर वो चला गया है, अगर आप ये देखते हो कि बच्चे के अंदर पटाउ सिंड्रोम है, तो ऐसे वाले जो बच्चे होते हैं वो सही तरह नहीं रह सकते, उनके अंदर अबॉर्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो एक तरह के ज्यादा होते हैं। तो आपने क्या कहना है कि अगर किसी बच्चे के अंदर आप ये देखो कि एक तरह का एनाटॉमिकल मेलफॉर्मेशन या एक तरह का स्ट्रक्चर सही तरह बना ही नहीं है, वो कहते हैं कि हाँ जी एनाटॉमिकल मेलफॉर्मेशन यानी कि स्ट्रक्चर सही तरह बना नहीं, उसके अंदर भी क्या होता है? एक तरह का फीटल के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलती होती है। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या है, वो अभी क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश एनीवन जी। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में से बच्चों को इसी तरह का कोई क्वेश्चन? देखें हाइपोथायराइडिज्म कैसे मलेरियन आजनेसिस में भी, मलेरियन आजनेसिस के अंदर आप प्रॉपरली ये नहीं देखते, लेकिन मलेरियन आजनेसिस के अंदर आपके इंटरनल ऑर्गन्स शानजा सही तरह नहीं बनते, ठीक हो गया। अच्छा भाई हाइपोथायराइडिज्म कैसे, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड वो हार्मोन होता है जो बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट करवाता होता है। थायराइड वो हार्मोन होता है जो आपके बॉडी के अंदर बच्चे की जो है वो प्रॉपर ग्रोथ करवाता होता है, आपके लिम्स की ग्रोथ करवाता है, आपके ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट का ग्रोथ करवाता होता है, ठीक है, आपके ऑर्गन्स जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स उसको सही तरह बनाता है। अब देखें अगर किसी माँ के अंदर सीवियर हाइपोथायराइडिज्म है तो क्या उसके अंदर ब्रेन प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकेगी? ये बताएं। तो ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती। जब ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती तो वो क्या जाता है, अगर तो ये बच्चा पैदा हो जाए तो वो मेंटल रिटार्डेशन के अंदर जाता होता है, लिम्स इसके सही तरह नहीं होते होते। आपने वहां पे पढ़ा होगा कि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो बच्चा होता है इसकी वजह से आप अम्बलाइकल हर्निया देख सकते होते हो,
तो अम्बिलिकल हर्निया इसके अंदर हो सकता है, जॉन्डस उसके अंदर होता है, तो बच्चा जो होता है इस तरह प्रॉपरली सही तरह फॉर्म नहीं करता होता। अभी मैं सारे का 1 से 2 मिनट के अंदर सारा प्रॉपरली रिपीट करूंगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की क्या डेफिनेशन है बच्चों, जल्दी करें जल्दी, शाबाश। इसके बाद वाला जो है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी। आपने कहना है कि अनवांटेड नेचुरल लॉस जो होता है वो एक तरह का, आपने कहना है कि बिफोर, ये लाजमी याद करना है। अगर अबॉर्शन की डेफिनेशन के अंदर आपने ये ना लिखा बिफोर 20 वीक्स, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ सुनने वालों लितर मारने जे, ठीक हो गया। आपने बिफोर 20 वीक्स लाजमी लिखना है, और बिफोर 20 वीक्स और 500 ग्राम से जो साइज है उसका एक तरह का कम होता है वेट। दूसरे नंबर पे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है बच्चों, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है आपके अबॉर्शन का, शाबाश जल्दी बताएं। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अबॉर्शन इज, आपने कहना क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। दूसरे नंबर पर बच्चों मुझे ये बताना है कि जैसा कि हमने कहा कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है, आपसे अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आता है कि एक माँ है जिसके अंदर रिकरेंट हिस्ट्री ऑफ द मिसकैरेज है, डी वेट थ्रोम्बोसिस है, स्ट्रोक की हिस्ट्री है, तो आप क्या कहोगे कि इसके अंदर क्यों हो सकता है। ऑटोइम्यून डिजीज, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, हजारों दफा एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखो, अगर फॉर एग्जांपल वो ये कहें कि हाँ जी जो माँ है उसके अंदर फैक्टर 5 की लेडन की म्यूटेशन है या प्रोटीन सीओएस की डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हाइपर कोआगुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, क्लॉटिंग हो सकती है, बच्चा जो है वो एक तरह का मतलब कि वेस्ट हो सकता है, या एक तरह का मिसकैरेज या अबॉर्शन के अंदर जा सकता है। उसके बाद आपने क्या कहना है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जो माँ है, अगर उसके अंदर जो यूट्रस जो है वो सही तरह नहीं बनी हुई, क्योंकि यूट्रस के अंदर बच्चा रखा जाता है, तो यूट्रस सही तरह नहीं बनी हुई, सर्वाइकल जो है वो उसको हेल्प करती है, सर्वाइकल सही तरह नहीं है, सर्विकल रीजन जो है वो एक तरह का प्रॉपर फॉर्म नहीं है, तो क्या होगा, बच्चा सारे का सारा एक तरह का एनाटॉमिकल प्रॉब्लम के अंदर जाएगा, माँ के अंदर एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स है। आगे चले जाएं, आगे क्या है, अगर माँ के अंदर हाइपोथायराइडिज्म है, अगर माँ के अंदर जनाब आप ये देखते हो कि डायबिटीज मेलाइटिस है, उसकी वजह से ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी वजह से भी जो होगा वो एक तरह का अबॉर्शन या मिसकैरेज होने के जो चांसेस होते हैं वो एक तरह का पीक के ऊपर होते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना होता है, अगर माँ का ब्लड ग्रुप और है, जिसको हम कहते हैं मेटरनल ट्रॉमा, वेरी गुड रिफत, आपने कहना है कि मेटरनल ट्रॉमा, ये भी क्या होता है कि ये भी एक तरह का करवाता है माँ गिरी, जो मैंने बताया कि मूवी वाला जो सीन होता है हर तरफ यही होता है कि हाँ जी जनाब इस तरह दुश्मनी पैदा होती है फलां ये वो, तो आपने कहना कोई माँ के ऊपर क्या हुआ, एक तरह का ट्रॉमा हुआ, हाइपोथायराइडिज्म हुआ, तो ये भी एक तरह का करवाता है। सूटा लगाना, कॉफीन का बहुत ज्यादा इंटेक करना और अल्कोहल का इंटेक करते रहना। यहाँ पर आजकल वो कहते हैं कि जो कॉफी पीता वो मम्मी डैडी, जो चाय पीता तो वो जनाब देसी है, ठीक हो गया, टेंशन नहीं लेनी, जो दिल करे पियो। अब देखें बच्चों, फीटल फैक्टर्स के अंदर आपने क्या कहना होता है कि फीटल फैक्टर्स के अंदर जो चीजें आती हैं वो बच्चों आपने कहना है कि अगर बच्चा जो है उसके अंदर कोई ना कोई एक तरह का एनाटॉमिकल डिफेक्ट है। क्लियर हो गया, आगे चलें। आगे ये वाला जो पोर्शन जो मैं अभी डिस्कस करने लगा हूं ना, ओ हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत पूछता होता है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना चाहे जो मर्जी हो जाए। तो देखें जी, अभी हम जो नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, एक तरह का आपने कहना है कि टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की जो टाइप्स होती हैं वो क्या होती है, एक तरह का कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बच्चों आपने कहना है कि एक जो हम टाइप डिस्कस करेंगे वो होगा एक तरह का कंप्लीट। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपसे इसको आप एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसको आपने इस तरह समझना है कि जो आपका इस तरह समझे कि चलो यहाँ पे आपको बताया कि खजाइन का बड़ा रोला होता है। खजाइन क्या होता है, जो घर का ओनर है, ठीक है। हम हॉस्टल्स में रहते हैं या फिर एक तरह का जो आप किसी जगह पे फ्लैट लिया होता है, तो वहां पर क्या होता है कि उस फ्लैट का जो मालिक होता है वो क्या है, आपने कहना होता है कि उसका एक बड़ा इशू सा होता है और सारे जो हैं उससे डरते भी हैं, ये सारा कुछ है। अब हम उसकी एक तरह की एग्जाम्पल लेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि हाँ जी जनाब इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले आप देखते हो कि कंप्लीट अबॉर्शन होता है, कंप्लीट अबॉर्शन होता है। आप इस तरह समझें कि फॉर एग्जांपल ये जनाब आपका कोई घर है, ठीक है। इस घर के अंदर हुआ क्या कि यहाँ पे ये जनाब आपका खजाइन साहब जो हैं वो आते हैं, ठीक है। खजाइन आए और उसके बाद खजाइन साहब जो हैं वो चले गए हैं, खजाइन पूरे का पूरा चला गया है या ऑनर चला गया है, ठीक है। जब ये ऑनर सारे का सारा जाएगा तो दरवाजा क्या करेगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो आपने कहना है कि कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर होता क्या है। कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर आपने कहना है कि जो फीटस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो फीटस जो होता है वो सारे का सारा क्या होता है, एक तरह का एक्सपेल हो जाता है। क्या होता है, एक तरह का सारे का सारा जो फीटस होता है वो एक तरह का एक्सपेल हो जाता है। जब फीटस सारे का सारा एक्सपेल होगा, या जब फॉर एग्जाम्पल आपने ये कहना है
कि जब खजाइन खुद ही चला जाएगा तो दरवाजा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब फीटस पूरे का पूरा एक्सपेल हो जाता है तो जो सर्वाइकल ओस होता है वो क्या होता है, एक तरह का क्लोज हो जाता है। ठीक है। अब देखो कि जब आपका खजाइन चला गया उस वक्त अब आपको कोई टेंशन है, यार कोई नहीं, ठीक है, सफाई हुई नहीं हुई, अब आपको सांस आता है, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर आपने क्या कहना होता है कि कंप्लीट अबॉर्शन आप इस तरह समझ सकते हो कि एक ऑनर है घर का, वो जनाब, ये मैं समझा रहा हूँ, वैसे अगर वैसे किसी को समझ आती तो वैसे भी देख सकते हैं। कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर आपने ये कहना होता है कि जो फीटस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं, आपने कहना है कि वो आपके एक तरह के एक्सपेल होते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह का, आपने कहना है कि आपके एक तरह का सारे के सारे एक तरह के अब देखें, जब सारे के सारे बाहर निकल गए तो दूसरे नंबर पे आपने कहना होता है कि इसके अंदर क्या होगा कि जो सर्वाइकल ओस हो जाएगा अब वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो चला जाता है। तो आपने क्या कहना है, एक तरह का सर्वाइकल ओस क्या हो गया, एक तरह का बंद हो जाएगा। अब देखें, जब आपका ओनर चला गया अब आपको किसी तरह का कोई भी सफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रीटमेंट क्या है, नन, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। बात की समझ आई कि नहीं आई? तो आपने कहना है कि कंप्लीट अबॉर्शन वो अबॉर्शन होता है जिसके अंदर आपने ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर सारे का सारा जो फीटस होता है, आपने कहना वो एक्सपेल हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये कहना होता है सर्वाइकल ओस जो होता है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद आपने कहना है कि जो आपका एक तरह का ट्रीटमेंट इसमें कुछ भी नहीं करते। बच्चों, अगर आप कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर अल्ट्रासाउंड करोगे तो अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको कुछ मिलेगा, ये बताएं। कंप्लीट अबॉर्शन जब आपका हो जाता है तो इसके अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको कुछ मिलता है? और भाई अल्ट्रासाउंड के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, एम्प्टी यूट्रस मिलेगी, क्योंकि सारे का सारा तो बाहर निकल गया। समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपने क्या कहना है कि एम्प्टी यूट्रस मिलता होता है, क्या मिलता है, एक तरह की एम्प्टी यूट्रस मिलती है। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। कंप्लीट अबॉर्शन के अंदर जैसे सारे के सारे प्लेसेंटा जो होते हैं वो एक तरह का एक्सपेल होते हैं, तो पेशेंट जो होता है उसके अंदर पेन जो होती है वो कम हो जाती है और स्पोर्टिंग होती जाती है, थोड़ी थोड़ी स्पोर्टिंग, मतलब कि थोड़ी सी ब्लीडिंग। आपने कहना इसके अंदर स्पोर्टिंग देखने को मिलती है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने बस इस तरह याद करना है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछे कि एक तरह का अ 30 ईयर ओल्ड फीमेल, क्या एक तरह का अ 30 ईयर ओल्ड फीमेल, बच्चों स्पीड सही है, अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा तो फिर आपको समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि आज ऑप्स का पहला लेक्चर है, इस वजह से मैं नॉर्मल लेके चल रहा हूँ तो आगे सब बच्चों को इजीली समझ आती जाए। ठीक हो गया। लेक्चर हमारे इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर ऑप्स सारी और उसके बाद दूसरी खत्म हो जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपकी ये दोनों जो होगी वो तकरीबन 10 दिन दोनों का मिला के, ठीक है, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी 7-8 लेक्चर के अंदर, ये सारा कुछ ठीक है। अब देखें, आपने कहना है कि 30 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट टू यू इन emergency department in ER department. Upon investigation, she confirmed that she was pregnant with 12th week gestational baby. But now upon ultrasound यूट्रस इज एम्प्टी, यूट्रस के एक तरह की एम्प्टी है बच्चों, ठीक हो गया। सर्वाइकल ओस क्लोज। अपॉन एग्जामिनेशन फीमेल जस्ट हैज स्पॉटिंग उसको हो रही है। व्हाट इज योर डायग्नोज? हाँ जी बच्चों, तो डायग्नोज क्या है? तो आपने कहना है भाईजान, अगर एम्प्टी यूट्रस है, सारा कुछ बाहर निकल गया है, सर्वाइकल ओस क्लोज है, ठीक है, स्पॉटिंग हो रही है थोड़ी सी, तो आपने कहना कंप्लीट अबॉर्शन है। क्या एक तरह का कंप्लीट अबॉर्शन इसका डायग्नोज बनता है। आ गई है? आगे चलिए, आप आ जाओ जनाब आगे। अब आपको कंप्लीट अबॉर्शन के किसी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, मैंने खजाइन की बात की थी, मैंने ऑनर की बात की थी। अब देखो कि फॉर एग्जाम्पल एक होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। क्या होता है? एक तरह का इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अब आप खुद सोचें कि हाँ जी जनाब, ये ऑनर आपके घर के अंदर आता है, यहाँ पे जनाब आपका घर है। आपका घर कहाँ हुआ? वो आजकल रेंट वाले भी कहते हैं ना हमारा घर है, वो डॉक्टर नबीया क्या है, वो भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे इशू देखा होगा। तो क्या है, समझे के घर है, ठीक है। ऑनर इधर आता है, ऑनर इधर आया और वो अब जाने लगा है और वो दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा हुआ है? एक तरह का दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ है। उसकी एक टांग दरवाजे के अंदर, एक टांग दरवाजे के बाहर है।
तो क्या दरवाजा बंद होगा? पहले बात तो मुझे ये बताएं, क्या दरवाजा बंद करेंगे आप लोग? हाँ जी। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर क्या होता है कि दरवाजा बंद नहीं होगा। अगर दरवाजा बंद करेंगे तो लितर पोला होगा। ठीक है, तो आपने ये कहना होता है कि इसको आप कहते हो कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर अभी चल रहा है ये। तो आपने कहना है कि पहले नंबर पे आपने कहना है कि सर्वाइकल ओस क्या होगा, एक तरह का सर्वाइकल ओस जो होगा वो एक तरह का बच्चों ओपन होगा। सर्वाइकल ओस आपका ओपन होता है, ठीक है, क्लोज नहीं होता। दूसरे नंबर पे अब आपने कहना है कि इसके अंदर कुछ हिस्सा बाहर है कुछ हिस्सा अंदर है। ऐसे ही है ना, कुछ हिस्सा बाहर है कुछ हिस्सा अंदर है, मतलब एक टांग उसकी अंदर एक टांग बाहर है। तो जब हम फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही बच्चे का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको क्या मिलता है कि कुछ टिश्यूज आपके यूट्रस के अंदर हमें मिलते हैं। ठीक हो गया, आपने कहना है कि अल्ट्रासाउंड शोज रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यूज, रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यूज, मतलब कि प्लेसेंटा के अंदर जो है वो टिश्यूज हमें मिलते हैं। नंबर 3 बच्चों, क्लियर हो गया जी? नंबर 3। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल कि जब हम इस पेशेंट को देखेंगे तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा कि आप ये देखोगे कि कुछ जो आपके प्लेसेंटा के टिश्यूज हैं वो यूट्रस के अंदर हैं, और कुछ जो प्लेसेंटा के टिश्यूज हैं वो एक्सपेल हो चुके हैं। तो क्या एक तरह का आपने कहना है सम पीओसी आर द प्लेसेंटल एक्सपेल, मतलब के। और जब आप एग्जामिनेशन करते हो तो क्या होता है भाई, कुछ टिश्यूज आपको आपने कहना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ही मिलते होते हैं। देखो समझ आ गई बच्चों? इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों वो कहते हैं ना कि अबॉर्शन हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ, अगर आपने कभी सुना हो कि अबॉर्शन हुआ है लेकिन मुकम्मल तौर पर सारे के सारे जो टिश्यूज है वो नहीं निकले और कुछ टिश्यूज जो है वो अभी भी यूट्रस के अंदर हैं, तो बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं? आपने एक टर्म सुनी होगी, अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहें कि बच्चेदानी कि आप उसके लिए सी क्या करते हैं, एक तरह का डीएनसी, तो वैसे ही बड़ा अजीब सा नाम है, आप इसके लिए जो लफ्ज यूज करोगे वो क्या करोगे, एक तरह का डायलिटेशन एंड कोरेटेज। आपने कहना है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि जो रह गए हैं उसको हमने बाहर भी तो निकालना है। उसको बाहर क्यों निकालना है बच्चों? अगर ये यूट्रस के अंदर ही प्लेसेंटा के टिश्यूज रहेंगे तो इसकी वजह से डीआईसी भी हो सकती है। डीआईसी मतलब कि इम्यूनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन की डिजीज होती है और इसका जो एंड रिजल्ट होता है वो डेथ ही होती है। बात करने का मतलब ये है कि अगर तो कुछ टिश्यूज जो हैं वो अंदर रह गए और कुछ टिश्यूज जो है वो बाहर निकल गए और आपने मुकम्मल तौर पर जो यूट्रस है उसमें से टिश्यूज जो है वो बाहर नहीं निकाले, इसको पाकिस्तान के अंदर हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का बच्चेदानी की मुकम्मल तौर पर अगर सफाई नहीं हुई तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो टिश्यूज यूट्रस के अंदर है वो क्या करवा सकते हैं, वो डीआईसी करवा सकते हैं। डीआईसी आपकी एक प्री डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन की डिजीज होती है। हिमाटोलॉजी के अंदर हम फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बंदे की डेथ ही होती है। ठीक हो गया? तो हम चाहते हैं कि माँ के अंदर कोई ऐसा पंगा ना पड़े, तो हम क्या करेंगे मुकम्मल तौर पर बच्चेदानी की सफाई करवाएंगे, जिसको आप क्या कहते होते हो, मैनुअल यूट्राइन, क्या कहते हैं एक तरह का बच्चों, मैनुअल, आपने मैनुअल यूट्राइन एस्पायरेशन आप ये कहते हैं, या फिर आप क्या करते होते हैं डायलिटेशन एंड कोराटेज, जिसको हम कहते हैं डीएनसी, क्या कहते हैं एक तरह का डीएनसी कहते होते हैं, डायलिटेशन एंड कोराटेज कहते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आए वो बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं जी बच्चों। एनीवन, कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक समझ नहीं आई वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। तो भाई सिंपल सी बात है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या था? आपने कहना कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन वो अबॉर्शन है जिसके अंदर आपने कहना है कि कुछ टिश्यूज निकले हैं कुछ अभी अंदर हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहना है कि सर्वाइकल ओस जो है वो एक तरह का ओपन है। उसके बाद आपने क्या कहना होता है फीमेल के अंदर जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें कुछ जो यूट्रस के अंदर जो सेल, यूट्रस के अंदर जो टिश्यूज हैं वो मिल रहे होते हैं, और कुछ जब अल्ट्रासाउंड करेंगे उसके अंदर भी कुछ टिश्यूज मिलेंगे। इलाज क्या है? डीएनसी, डीएनसी या मैनुअल यूट्राइन एस्पिरेशन करते होते हैं। ओके बच्चों, अब हम आने लगे हैं आगे। आगे अब आप लोगों को पता होना चाहिए, एक आपके अबॉर्शन की टाइप होती है जिसको आप क्या कहते होते हैं, एक तरह का थ्रेटन्ड अबॉर्शन। कि थ्रेटन्ड अबॉर्शन क्या है? देखो बच्चों, आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल थ्रेटन्ड अबॉर्शन, कि थ्रेटन्ड अबॉर्शन क्या होता है। देखो यार, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ऑनर की एग्जांपल दी, अगर ऑनर अंदर बैठा हुआ है तो तब तक आपको कोई टेंशन होगी कि नहीं होगी? अब तक तो आप कहोगे शोर ना करे, ऑनर बैठा हुआ है। ठीक है, टेंशन होगी ना। तो अगर थ्रेटन्ड अबॉर्शन की बात की जाए तो आपने कहना है कि ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर प्लेसेंटल टिश्यूज आपके बाहर नहीं निकलते। प्लेसेंटल टिश्यूज जो होते हैं वो आपके बाहर नहीं निकलते। ठीक है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये वो कंडीशंस होती है जिसके अंदर जो प्लेसेंटल टिश्यूज होते हैं वो एक तरह के बाहर नहीं निकलते। तो जब तक आपका ओनर आपके घर के अंदर है, जो रेंट पे आपने लिया